It is a very special day today. Special because mothers are special, and also because we are hosting a very special session on the occasion of Mother's Day, Suni Unsuni, Mama Ki Diary Se, to celebrate the publication of Mama Ki Diary by Anu Singh Chaudhary. It is significant to note that the near iconic Oxford Bookstore, Calcutta was established in 1919, almost 95 years ago. With more than 30 stores in India, India's first dedicated children's bookstore, Oxford Junior, India's first of its kind tea boutique, Chabar, and the APJ Kolkata Literary Festival, India's only literary festival created by a bookstore, Oxford Bookstore offers book lovers access to the very best in publishing, enhanced by a variety of events which salute books, visual and performing arts, and celebrate the word. In April 2013, with the opening of its most architecturally crafted retail store in the historic Connaught Place, Oxford Bookstore carved out yet another incredible space for quiet browsing, reading, and contemplation. I extend a very warm welcome to author Anu Singh Chaudhary. A warm welcome to Natasha Badwar, filmmaker and columnist. And a very warm welcome to Ravish Kumar and Yasir Usman, both TV journalists and writers and also parents of young children. I would like to invite Shailesh of Hindi Yug to take over and introduce the book to you. Thank you. नमस्कार, मैं हिंदी यूग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है, और एक माँ के इर्द गिर्द चलती एक किताब के बारे में हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए। नताशा ने बोला था कि आप मुझे माइक देने से पहले बाकी सब लोगों के बारे में बता दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो ऊपर बैठे हैं मंच पे और जो सामने बैठे हैं, अब ये सोशल मीडिया के दौर में किसी को क्या बताना है, ज़्यादातर लोग सभी लोगों को जानते हैं। मतलब दिन भर एक दूसरे को पढ़ते रहते हैं, दिन भर एक दूसरे को लाइक एंड कमेंट्स देते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। रवीश जी को जर्नलिस्ट से अधिक हम इंटरनेट कम्युनिटी के लोग शुरू से ही ब्लॉगर के तौर पर जानते हैं, शुरू से ही ब्लॉगर के तौर पर ही रिगार्ड करते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट के तौर पे हो सकता है कि ये थोड़ी सी लिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं ले पाते, लेकिन ब्लॉगर के तौर पे पूरी लिफ्ट ले लेते हैं, पूरी छूट ले लेते हैं। तो वो एक है जो इनको इज्जत बख्शता है और ऊंचाइयों को लेकर जाता है। मम्मा की डायरी किताब के बारे में 1 मिनट में मैं बोलूँगा। एक किताब हमने पब्लिश की थी, चौराहे पर सीढ़ियाँ, किशोर चौधरी, वो भी एक ब्लॉगर हैं, कहानी की किताब थी। उसी किताब ने हमें थोड़ी बहुत उछल कूद करने की एक तरह से उम्मीद थी कि हाँ हमें पाठक मिल सकते हैं इंटरनेट से। उसी संदर्भ में अनु मुझसे मिली थी कि उनकी किताब दीजिए, मैं कुछ अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को दूंगी और वो लोग इसके बारे में लिखेंगे। ऐसा शायद हुआ नहीं। तो अनु उस बीच मुझसे कहीं कि मेरे पास एक आइडिया है कि मैं मदरहुड और पेरेंटिंग पर कुछ लिखना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग कभी मिल के बात करेंगे। फिर मैं मिला तो इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी अंग्रेज़ी में इस तरह की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी में ऐसी कोई किताब नहीं है जो ये बताती है कि हम माँ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ उसको क्या जो है बिहेव करना चाहिए, अपने घर वालों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की तो किताबें हैं, लेकिन वो असल में है क्या, उसकी किस तरह की समस्याएँ हैं, उसकी क्या खूबियाँ, उसकी क्या खूबसूरती है, ये इस बारे में बात करने वाली कोई किताब हिंदी में नहीं है। तो फिर ये तय हुआ कि हाँ हम इस पे काम करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं चैप्टर्स बनाऊंगी, उसके सब चैप्टर्स बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऐसा इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने चैप्टर्स बनाए, उसका एक सिनॉप्सिस लिखा और कुछ चैप्टर्स लिखे, फिर हमें दिखाया। हम लोग 90% उससे संतुष्ट थे, लेकिन अनु संतुष्ट नहीं। तो ये था कि अनु ने उस किताब को कहा कि अभी हम इस किताब को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत एकांगी दृष्टिकोण वाली किताब है। केवल जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैंने लिख दिया, किसी दूसरे का व्यू इसमें शामिल नहीं है। मेरे घर वाले ही मैंने बहुत सारी चीज़ों से इसमें ऐतराज़ रखते हैं, मेरे दोस्त भी रखते होंगे, तो इसलिए मुझे इस पर फिर से काम करना चाहिए। उससे पहले इनकी एक किताब कहानियों की आ गई,
फिर इन्होंने उसकी शैली बदली, पहले वो फर्स्ट पर्सन में था, थर्ड पर्सन किया, बहुत सारे चेंजेस करने के बाद बहुत दबाव में जाकर दिसंबर 2014 में ये तय हुआ इन्हें अब एक किताब आ जानी चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो दूसरे लोग भी, जैसे आज है ना सुनी अनसुनी, आपने तो सुना दिया, जो अनसुनी रह गई वो दूसरों को भी रहने दीजिए सुनाने के लिए। तो ऐसी एक किताब है जो एक स्त्री के माँ बनने के बारे में सोचना शुरू करना। जैसे हालांकि भारत में जो स्त्री है उसको माँ बनना ही है, जो ये ऐसे तय है हमारे समाज में, लेकिन एक कामकाजी महिला जो कहीं नौकरी करती है, उसका घर वाला भी नौकरी करता है, और वो दिन भर की थकान और उसके बावजूद और पैसे कमाने की प्रेशर में कैसे माँ बनने के बारे में सोचती है, नौकरी करने के बारे में किस तरह से निर्णय लेती है, माँ बन जाने के बाद उसकी भूमिका कैसे तय होती है समाज में और परिवार में, और तमाम तरह की इस इशूज पे बात करती है किताब। आजकल मुझे लगता है कि पाठकों को खूब पसंद भी आ रही है, और उस पर हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबको एक बार और धन्यवाद देते हुए नताशा जी से आग्रह करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। बुक लॉन्च हो गया। Oh, sorry. ये दोनों जो कवर पे हैं असली बच्चे बैठे हुए हैं। Congratulations, Shailesh and Anu. आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक किताब के एक हिस्से से। ये पेज 39, मम्मा की डायरी। जो शरीर रच रहा होता है, दुनिया की सभी रचनाओं से उसे बेमतलब प्यार हो जाता है। इस किताब की एडिटिंग के दौरान कॉपी एडिटर मनीष वंदे मातरम ने अपनी पत्नी का किस्सा सुनाया। उनके गांव में बाढ़ आ जाती है और हर साल फिर एक एक इंच सूखी जमीन और एक एक अनाज की बचत पूरे परिवार का धर्म बन जाता है। मनीष की पत्नी माँ बनने वाली थी और हर रोज उतने पानी में भी घर से बाहर निकलकर पठान की ओर की सूखी जमीन पर किसी आवारा कुत्ते के लिए रोटियां डाल आया करती। उनके इस एक शगल पर परिवार ने जब उन्हें टोका तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कुत्तियां हैं तो क्या, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पिलाती है उनको, भूख लगती होगी नहीं, भूख लगती होगी कि नहीं उसको भी, रोटी नहीं देंगी तो खाएगी क्या, पिलाएगी क्या। परिवार हैरान इसलिए था क्योंकि उन्हें कुत्तों से कभी प्यार नहीं रहा था। मातृत्व यूं बदल देता है आपको, थोड़ा बाहर से और बहुत सारा भीतर से। कल फेसबुक पर इस बुक लॉन्च की अनाउंसमेंट में मैंने लिखा था, मम्मा की डायरी इज एन एक्ट ऑफ करेज। एंड ये हम सब जानते हैं कि करेज का मतलब, साहस का मतलब ये डर होना या डर ना लगना नहीं होता। साहस का रियली मतलब है कि जब हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी रूह डर से कांप रही है, उसके बावजूद भी हमें जो करना है वो हम किसी तरह कर लें। और ये अनु से बात पहले भी हुई है हमारी। अनु, इस किताब को लिखते समय कौन से हिस्से आपके लिए आसान थे और कौन से बहुत मुश्किल थे? जैसा कि हमेशा होता है, जब किसी और के बारे में लिखना होता है तो वो सबसे आसान है।
जब किसी और के बारे में लिखना होता है, जब कोई कहानी रचनी होती है जहाँ किरदार कोई और होता है, जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई साबता नहीं होता, वो लिखना होता है तो वो सबसे आसान होता है, क्योंकि आप बहुत निष्पक्ष तरीके से उससे दूर हटकर उसको देख रहे होते हैं। तो इस किताब में भी जहाँ मैं, और हालांकि मुश्किल वो भी था कि मैं जब कहानियाँ और लोगों से सुन रही थी, क्योंकि लगातार यही सोच रही थी, और हम बहुत सारे सवाल थे कि हम एक परिवार जब यूनिट होता है तो उसमें ये जो रिलेशनशिप स्टेटस होता है हम सबका, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वो सबके साथ होता है। मेरा अपने फादर के साथ हो सकता है, भाई का भाई के साथ हो सकता है, मेरा बच्चे के साथ हो सकता है, बच्चों का आपस में हो सकता है, मेरा अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है, इन लॉज का आपस में हो सकता है, इन लॉज के साथ मेरा हो सकता है। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं रिश्तों के, और वो सब के सब जटिल होते हैं। तो मैं बहुत सारे सवाल सोच रही थी और उनसे उलझती जा रही थी। तो जब किसी और के बारे में लिखना होता था तो वो फिर भी सहजता से निकल जाता था। जब बच्चों की बदमाशियाँ और बच्चों के आने के बारे में लिखना था तो वो भी बहुत सहजता से लिख लिया, क्योंकि जो पहला चैप्टर है मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा विटी रही हूँ और आई जस्ट लेट इट फ्लो, मतलब हाँ मज़े मज़े में लिख दिया। लेकिन जब आप गहरी पड़ताल कर रहे होते हैं जो आप गलत कर रहे होते हैं उसमें, और आप मतलब ये किताब मेरे लिए एक आईना थी, लगातार मैं उसके सामने बैठती थी और मुझे अपनी गलतियाँ नजर आती थी, एक पत्नी के तौर पे, एक माँ के तौर पे, एक बेटी के तौर पे, एक बहू के तौर पे। तो वो हर बार आईने के सामने बैठना, खुद को देखना और अपने समाज को देखना, और फिर उसके बीच से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करना, वो जो बेचैनी थी वो सबसे मुश्किल काम था। रवीश और यासिर, अनु और मैं, हम लोग सब जर्नलिस्ट रह चुके हैं। आप दोनों एक्टिवली एवरीडे टेलीविज़न पे जर्नलिस्ट हैं। आपने किताब लिखी है राजेश कन्नल की बायोग्राफी, दूसरों की कहानियाँ खूब सुनी हैं, खूब सुनाई हैं, लेकिन जब अपनी कहानी कहनी होती है, जब पर्सनल राइटिंग करनी होती है, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? आपने क्या महसूस किया? मुश्किल ये है कि लोग एक ख़ास नज़र से देखने लगते हैं। खासकर अगर मैं यही सवाल अगर 10 साल पहले पूछ रही होती तो मुझे पता भी नहीं होता कि इसमें मुश्किल क्या है, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि ठीक मुश्किल क्या है। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है या जो मुझे देख रहा है वो एक पैरामीटर से जज कर रहा होता है। वैसे पैरामीटर्स में आप कुछ अपने अतीत का ऐसा पन्ना खोल दें और खोल भी देते हैं, लेकिन चुनौती वहाँ होती है जहाँ आप खोलने से रुक जाते हैं। ये अगर मैं खोल दूँ, ये मैं अगर सामने रख दूँ, तो फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? वो जैसे वो मुझे देखता है वो उस तरह से देख रहा होगा या नहीं देखेगा, या कितना सब कुछ बदल जाएगा। तो बहुत मैं उसको फेक नहीं कहूँगा, आप इतना ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि उसको फिर लिखने का मज़ा चला जाता है। और शायद यही होता है कि आप साफ साफ लिखने के बजाय दाएँ बाएँ से लिखने लगते हैं। ये एक नुकसान होता है, और ये होता है। जैसे रवीश ने अभी कहा, मैं पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि 10 साल पहले का जवाब कुछ और होगा। मैं शायद वहाँ खड़ा हूँ सड़क पे अभी, और मेरी बेटी 1 साल की है अभी, और एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन सवाल और डर बहुत ज़्यादा है क्या क्या होगा। मसलन जब उसका जन्म हुआ तो हम अपने छोटे शहर गए, जहाँ से उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से, जहाँ से मेरा था। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, उन्होंने कहा कि ये तो यहीं की है। तो उससे पहले मैंने इस बात को सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो वहीं से आया, हमारे अंदर एक घर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और ख़ासतौर से जब मेरी शादी हुई तो, और मैं कभी परेशान होता था या घर पे लौटा हूँ, टेंशन है, काम की टेंशन है, कोई और बात, तो मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि यार 2 दिन के लिए घर होके आते हैं। तो 1-2 बार तो उसने सुना, उसके बाद शी स्टार्टेड गेटिंग एंग्री कि ये जहाँ बैठे हुए घर नहीं है क्या। तो जो दिमाग में घर का कॉन्सेप्ट था वो वही था जहाँ माँ बाप रहते हैं। अब जब हम बेटी को लेके गए और उसका एक फंक्शन हुआ छोटा सा, तो वहाँ मुझे पता चला कि ये भी वहीं को बिलोंग करती है। और ये डर भी हो गया कि जब ये बढ़ेगी तो यहाँ दिल्ली में या नोएडा में जहाँ मैं रहता हूँ, इसके अंदर क्या वो घर का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा डर है मुझे। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि हर छुट्टी में भागते थे। जब मैं 20 साल पहले पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था, तो मुझे वो दिन याद है, जब मैं अगर उसको बयां करूँगा तो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। उसके बाद से जब भी मैं छुट्टियों में जाता रहा घर,
तो जो पहली बार गया था वो सीन हर वक्त दिमाग में चलता रहा, हर बार लगता था कि जैसे उसी का एक्सटेंशन है उसी सीन का। अब ये डर लगने लगा है कि अब 10-15 साल बाद जब वो हॉस्टल में पढ़ने जाएगी या कहीं भी बाहर जाएगी, काम करने जाएगी, तो वो डर सताने लगा है कि अब अलग हो जाएगी। तो ये नया पिता बनने के डर और सवाल ज़्यादा हैं, और आप सब लोग थोड़े से मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं इस मामले में, तो मैं सुनूंगा और कुछ साझा करेंगे। एक सवाल मैं तीनों से करना चाहती हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आवाज़ हमारे अंदर से दिखती है, जिसने ये किताब लिखी है या जिस नताशा ने ये वर्ड्स लिखे हैं जो इस किताब के पीछे लिखे हैं, रात के 3:30 बजे शायद मैंने लिखे होंगे, वो यहाँ नहीं बैठी है। वो रात के 3:30 बजे ही कोई होती है जो ये लिख लेती है, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके भेजना है, और छप जाए तो मुड़ के मैं कभी देखती नहीं, मैं अक्सर नहीं देखती उसको, कभी फिर से नहीं पढ़ती। तो इन अ सेंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो पर्सन लिख रहा है, जो मेरे अंदर की राइटर है, और जो मेरे अंदर की पर्सन है जो सोशलाइज करती है, जो बाहर आती है, जो लोगों से मिलती है, जो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करती है, सराहना भी लेती है, वो बिल्कुल अलग है। हाउ do you also feel that, and how do you access that writer? सचमुच मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर कोई दूसरा वक्त चल रहा होता है वो अचानक कई बार नहीं होता है, फिर अचानक आ जाता है और कुछ लिखने लगता है। लिखने के बाद लगता है कि अरे ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये मैं तो हूँ नहीं। वो शायद एक जिस तरह से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही एक रचनाकार और उसकी रचना का संबंध होता हो कि वो उस प्रक्रिया तक तो वो माँ है या उसका पिता है, पर वो एक दूसरा आदमी ज़रूर है वो अपनी रचना के लिए। वो नहीं है जो सब कुछ देख हो के लिख रहा है। कि ये मुझे भी लगता है कि दो आदमी हैं हमारे। और कभी कभी जो बाहर का आदमी है उसको समझ नहीं आता है कि वो अंदर से जो लिख रहा है या कह रहा है वो क्या कह रहा है। मुझे अक्सर नहीं समझ में आता है, जब तक रिएक्शंस नहीं आते हैं मुझे नहीं पता चलता है कि इसका कोई माने भी था जो मैंने लिखा। इसलिए पहले जब किताब आई तो हमारी मोइना कहती थी कि क्या कहेंगे लोग कहेंगे लिखने वाले को, मुझे क्यों कहेंगे जिसने लिखा है वो जानेगा, मुझे क्यों कहेंगे। यासिर, जब आपने बायोग्राफी लिखी राजेश खन्ना की, राजेश खन्ना इज द पर्सन जिससे हम लोग सब कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस कहानी को कहने के लिए आप काफ़ी उनके ज़िंदगी के पर्सनल स्पेसेस में गए होंगे, आपने कोशिश की होगी कि आप ऐसे सीन्स लिखें जिससे कि एक ह्यूमन वे में हम रीडर कनेक्ट करें, नॉट जस्ट एज अ स्टार और एज अ फैन। बिल्कुल ठीक है नताशा, क्योंकि जिस वक्त शुरुआत हुई थी उस कहानी की, वो इसलिए नहीं हुई थी कि मैं उनका फैन था या कोई और वजह थी। उनको चुना इसलिए गया क्योंकि जब उनकी मौत हुई थी और उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने चैनल के लिए उनके ऊपर, उस वक्त कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनसे उनकी फिल्मों के बारे में या वो जितने बड़े स्टार थे वो बात नहीं हुई, ना ही हम आज उस किताब को डिस्कस करेंगे। वो कहानी का जो सबसे बड़ा एंगल था वो ये था कि वो अपने असली माँ बाप के बारे में कभी बात नहीं करते थे। ये सबसे बड़ा एंगल निकला। उस पर जब रिसर्च हुई और उनके सारे इंटरव्यूज निकाले गए तो ये पता चला कि हाँ किसी भी इंटरव्यू में कोई जिक्र ही नहीं करता असली माँ बाप। तो क्या कुछ अर्थ थी उनके अंदर, कोई चोट थी जिसके बारे में कभी बात नहीं करते थे। और फिर जितने भी लोगों से मैं मिला, सबसे पहले ये हुआ कि ऐसे लोग जिनको गोद दे दिया गया, उनको गोद दिया गया, तो ऐसे 3-4 केस स्टडीज़ कुछ पंजाब से कुछ यूपी से निकाली और उनसे मैं जाके मिला जो ऐसे लोग थे जिनको उनके माँ बाप ने किसी और को पालने के लिए दे दिया। सारे के सारे बिटर थे और बहुत ज़्यादा बिटर थे और उनके अपने असली माँ बाप के बारे में वो कभी बात नहीं करना चाहते। तो ये एंगल हमेशा मिलता था। तो फिर साइकोलॉजिस्ट से मिला गया, तो जो एंगल निकला उसके बाद फिर कहानी की शुरुआत। वो सब इंसिडेंटल था कि उनकी फिल्म की एक्टिंग, कौन से सुपरस्टार, वो सब तो चूँकि बायोग्राफी थी और उसमें सब फिट करना था वो सब था। लेकिन असली कहानी यही थी कि वो जो उनका एरोगेंस था और जिस तरह रिलेशनशिप कोई पूरी नहीं कर पाए, कोई मुकम्मल नहीं हो पाई, उसकी वजह कहीं ना कहीं उस बचपन में छुपी थी और उनका अपने माँ बाप से रिश्ता। तो वो घूम करके फिर इतनी ह्यूमन स्टोरी हो गई थी कि आखिर में समझ में यही आया कि जो आपके माँ बाप से रिश्ता होता है वो आप हर रिलेशनशिप आपकी उससे प्रभावित होती है।
ये था अनु का भी शायद यही मानना था। हाँ, नताशा में सिर्फ एक वो जो तब से मेरे दिमाग में मुझे परेशान कर रही है, वो ये बात है, हम सब कहीं ना कहीं कई सारे इंसान हमारे अंदर होते हैं, तो इंटरनली हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही या गलत है, लेकिन सुपरफिशियली कोई और इंसान रिएक्ट कर रहा होता है। तो ये सबकी जद्दोजहद है, ये सबकी परेशानी है, ये सबकी तकलीफ़ है। जब मैं ये किताब लिख रही थी तो मैं जानती हूँ कि ये चीज़ पेरेंटिंग में या रिलेशनशिप में या फैमिली में या समाज में मुझे ये करना चाहिए, शुड बी एंड शुड नॉट बी, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन रिएक्शन के तौर पे, रिफ्लेक्स के तौर पे जो हम कर रहे होते हैं, वो कई बार वो नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। तो ये सबकी बात है, ये सिर्फ एक लेखक होने की बात नहीं है, या ये एक पर्सनल स्टोरी मैंने शेयर की उसकी बात नहीं है, ये हम सब इससे गुजरते हैं। तो वो कई जो टुकड़ों में हमारा वजूद होता है ना, वो खींचता रहता है और हम उसके बीच में जीते रहते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है, हम सब टूटे फूटे लोग हैं। एक बात मैं इस किताब के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मम्मा अनु की डायरी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी माएँ हैं, और ख़ासकर उस दौर की माएँ हैं जिनके बारे में तो अब कोई जानेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। हम लोग जब 10वीं क्लास में थे बिहार बोर्ड में, तो शब्दों के मतलब पढ़ाए जाते थे, कई शब्द ऐसे होते थे, मुझे हल्का हल्का याद। तो हमारे मास्टर ने एक शब्द, उसी में एक शब्द था परित्यक्ता, तो उसका मतलब इस लिखा था कि वो जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। तो आसपास ऐसा कभी कुछ नज़र नहीं आता था कि वो कौन है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। तो ऐसी गर्मी की छुट्टियों में जब आप गांव में जाते हैं, तो यहाँ अनु ने लिखा है वो छोटी ईया की कहानी। तो हमारे यहाँ भी एक छोटी ईया थी, लेकिन हम उनको नौको माई कहते थे। मतलब वो हमारे चचेरे दादा के बड़े भाई की दूसरी बीवी थी, लेकिन तो वो ऐसी, उनको हम ऐसी नौको माई की तरह ही कहते थे। गए तो उनको भी प्रणाम किया, पूछ लिया, आशीर्वाद दे दिया। हाँ, खुद की उम्र नहीं थी, लेकिन वो तब बेटा होने की आशीर्वाद दे दिया करते थे। बाद में ऐसे ही जब पूछने लगा, पता करने लगा ये कौन है जो हमेशा अकेली रहती है और हमेशा खटिए पे ही रहती है। मतलब आप देखिए, 2 जोन है, एक सिवान का जोन है, ये छोटी या शायद सिवान की है, और एक मोतिहारी की नौको माई, दोनों खटिया पे उसी तरह से सेम कंडीशन में पड़ी हुई है। तो ऐसी माओं की कहीं कोई कहानी दास्तान दर्ज नहीं है। तो उन कहानियों से धीरे धीरे मेरे दिमाग में वो इमेज बैठ गया कि ये परित्यक्ता है जो मेरी नौको माई, जो इस किताब में छोटी ईया। तो जब मैं छोटी ईया वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि जैसे आया कि तो छोटी ईया पहली पत्नी थी, तो मेरी छोटी ईया जो थी वो दूसरी पत्नी। तो मैं सबसे पहले उस पैराग्राफ में परित्यक्ता शब्द ढूंढने लगा, वो है कि नहीं यहाँ। तो उस पैराग्राफ में तो नहीं है, लेकिन नीचे के पैराग्राफ में अनु अपना एक्सप्लेन कर देती हैं, और फिर वो एक जगह लिखती हैं कि छोटी ईया बहुत कम उम्र में परित्यक्ता हो गई, क्या जीव। तो ये एक कनेक्शन है एक बैकग्राउंड से आने का। लेकिन उन माओं की कहानी अनु ने जितना लिखा है, शायद उससे बहुत ज़्यादा हो सकता था, और शायद वो एक ऐसी भयावह डायरी होती कि हम सब उसका सामना नहीं कर पाते, कि जो अपने ही घर में कहीं से आकर डाल दी गई हो खटिया पे, वो लिखना इतना आसान नहीं है ना। बहुत सारी कहानियाँ होंगी इसके आगे पीछे। तो जो नताशा जी कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ करेज है, मुझे लगता है कि एक्ट ऑफ करेज जो पर्सनल हिस्ट्री से निकल के जब अपने ही परिवार के सोशल हिस्ट्री को जब आप पलटने लगते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यही किताब उन लोगों के भी जान लेती है। आप चाहे जैसे भी पढ़ के निकल सकते हैं, पर वो पढ़ के पकड़ लेंगे, शादियों में पकड़ लेंगे, यहाँ वहाँ पकड़ लेंगे, और फिर आपको अजीब तरह के निगाह से देखेंगे। तो वो जो रिजेक्शन है और वो एक्सेप्टेंस है, वो किसी लेखक या लेखिका के लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं पढ़ देना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त है। ये पेज नंबर 79 है। तो छोटी ईया पहली पत्नी थी, ब्याह बचपन में ही हुआ होगा, उस जमाने में ऐसा ही होता था। ब्याह के बाद जो छोटी ईया घर आई तो पूरे परिवार को ये समझने में देर न लगी कि लड़की सीधी है, बेवकूफ होने की हद तक सीधी। जाने उनके पति का उनमें जी न लगा, या उन्हें इस बेवकूफ औरत के चक्कर में एक परिवार के लुट जाने का डर सताने लगा, या कोई और पारिवारिक साजिश रची गई।
छोटी ईया के पति यानी मेरे परबाबा ने दूसरा ब्याह कर लिया अपनी ही भौजाई की छोटी बहन से। मुमकिन है कि एक ब्याह जबरदस्ती हुआ हो तो दूसरा अपनी पसंद से। ये भी मुमकिन है कि ऐसा उस जमाने में होना आम बात मानी जाती है, इसलिए किसी को अजीब नहीं लगा, किसी को अफसोस नहीं रहा। छोटी ईया बहुत कम उम्र में परित्यक्ता हो गई, त्यागी हुई। वो नैहर चली गई। भाइयों को अपनी बहन का यूं तिल जीना रास ना आया इसलिए, लेकिन पता नहीं विश्वास था कि अंधविश्वास, छोटी ईया को वापस एक आध साल बाद दुरागमन कराकर बुला लिया गया। इसलिए क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कह दिया था जब तक बड़ी का मान ना होगा तब तक छोटी फल ना पाएगी। तो अभी सच्चाई में सिर्फ हमारी ईया नहीं है, हमारी कई बहुत सारी तब बहनें हुआ करती थी। 20-25 बहनों का मतलब अगर चचेरे बसेरे मिला ले तो उसका भाई, तो उनमें से 2-4 तो ऐसी जरूर रही जिनके साथ ठीक ठीक ऐसा ही हुआ। शादी के बाद लौटा दी गई, कई सालों के बाद फिर वापस भेजी गई, कई सालों के बाद वापस नहीं भेजी गई, और बहुत बुरी स्थिति में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा लौटें अपनी उन माओं की मदर्स डे से बियॉन्ड जाके, उन माओं की कहानियों में अपने अपने हिस्से की जो दर्ज होने से रह गई। अगर कोई है कहीं है तो थोड़ा उनके हवाले से कोई छोटी या ऐसी कलम पकड़ के लिख देती तो आज हमारे पास भी राजसुंदरी देवी जैसे बांग्ला में उन्होंने लिखा था अपनी आत्मकथा, तो ऐसी कई आत्मकथाएं होती, पर नहीं है, पर जितना है वो काफ़ी है। और सिर्फ ये इसी चैप्टर में आगे मैंने लिखा है कि वो उनका त्याज, वो छोड़ दिया जाना या परित्यक्ता होना अगली कई पीढ़ियों तक किस तरह एक परिवार के डायनामिक को प्रभावित करता है। ये हम परपोते परपोती अब हम समझ रहे हैं। तो हर परिवार में इस तरह की जटिलताएं होती हैं, और शायद ये एक छोटी सी कोशिश थी उसको छू कर निकल जाने की। अपनी 20s में ये गाना इतने करीबी से इतने ज़्यादा क्यों छुआ हम सब पूरे। So somewhere there was something universal, और ये एक्सर्प्ट में किताब से पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। अनु अपने बचपन में अपने पापा के बारे में लिखती हुई, मियांडर करती हुई इस चैप्टर में डैडी फिल्म तक पहुंच जाती है। और उस समय जब पूरे देश में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत पॉपुलर थी, तब अनु सिंह चौधरी बार बार डैडी देख रहे थे, और उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है, पापा कौन होता है बच्चों के लिए? हीरो, सबसे शक्तिशाली, सबसे सही। पापा के वश में सब होता है। पापा घर चलाते हैं, घर की सुख सुविधाएं जुटाते हैं, दुनिया चाहे जो भी समझे, पापा आदर्श हैं, शान है अपने बच्चों की। असल ज़िंदगी में एक हारे हुए, नाकामयाब, ज़िंदगी से हताश डैडी के होने से अच्छा है डैडी के ना होने के झूठ का होना। इसलिए कांता प्रसाद फिल्म डैडी में अपनी लाडली नातिन से कह देते हैं कि उसके डैडी हैं ही नहीं। अपनी बेटी की तलाश में थका हारा ज़िंदगी से बेजार बाप किसी तरह अपनी बेटी का पता खोज लेता है और उसे फ़ोन पर कहता है, आई लव यू। खुदा खैर करे, लेकिन ऐसे सनकी पागल पिता से दूर रहना ही अच्छा है। बेटी की कंडीशनिंग उससे ये कहती है, लेकिन उसका दिल है कि उस आवाज़ को पहचानने की, उसे अपनी पहचान वापस दिलाने की कोशिश में जुट जाता है। बेटी पापा का रिडेम्पशन चाहती है, उनके सारे दागों की उनकी मुक्ति चाहती है। बेटी डैडी के लिए थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी शोहरत चाहती है, लेकिन डैडी के लिए बेटी का प्यार हासिल हो तो सब हासिल। संतान की माफ़ी खुदा की माफ़ी से बढ़कर है। ऐसे एक डैडी को हम सब जानते हैं, ऐसी एक संतान हम सब में है। यासिर, अब मैं आपको दूंगी, किस पॉइंट पर आपको एक मम्मा की डायरी पढ़ते पढ़ते लगा कि शायद इसमें आपकी भी कहानी है? जो चैप्टर आपने पढ़ा ये बिल्कुल वही चैप्टर है, आपने थोड़ा आगे से पढ़ा। मैं पहले कुछ इसमें से पढ़ देना चाहता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्यों मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। अनु ने बताया कि वो बचपन में अपने पापा के साथ नहीं रहती थी, वो बाहर काम करते थे। आगे वो लिखती हैं,
जब पापा इतने कम थे साथ, तो फिर उनसे ऐसी निस्बत थी क्यों? पापा हमें कभी पढ़ाते नहीं थे, मम्मी पढ़ाती थी। वो कभी हमारे पीटीएम में नहीं गए, हमारे साथ कपड़े या जूते लेने नहीं गए, न कभी बाहर खाना खिलाने घुमाने फिराने ले गए। पापा ने मुझसे कभी खुलकर बात नहीं की, बहुत बड़े हो जाने पर भी नहीं। उनकी चिंता हमारे फाइनल रिजल्ट से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती थी। पापा दूर होते तो फ़ोन भी नहीं करते थे, ना ख़तों किताबत का रिश्ता था हमारा। मैं हॉस्टल चली गई, लेकिन याद नहीं कि 300 लड़कियों और एक लैंडलाइन वाले उस हॉस्टल में, जहाँ रात भर और दिन भर फ़ोन की घंटी गनगनाती थी, मुझे कभी पापा ने फ़ोन किया। लेकिन फिर भी पापा हमेशा आसपास थे, हमेशा मौजूद, दूर होते हुए भी हमेशा हाजिर, बात बिगड़ जाने पर हमेशा संभालने के लिए तैयार। जवाबी ख़त के इंतज़ार के बगैर मैंने बहुत कुछ संजीदा चिट्ठियाँ पापा को ही लिखी। आगे लिखते हैं अनु, पापा से अजीब सा उलझा रिश्ता था, इसलिए मैं पापा की तरह कि कोई पापा अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती, कम से कम उस समय तो बिल्कुल नहीं। तब मैं नहीं जानती थी कि ज़्यादातर परिवारों में अक्सर पापा से बच्चों का रिश्ता उलझा ही होता है। पापा से भी रिश्ता माँ से अपने रिश्ते की तरह सहज हो सके, इस ख्वाहिश में पूरी उम्र निकल जाती है, तब भी कामयाबी नहीं मिलती। ये वो हिस्सा था नताशा जो सबसे ज़्यादा जो अपने आप से जुड़ा हुआ पाया, क्योंकि कमोबेश यही रिश्ता मेरा अपने पिता के साथ रहा है, आज भी है। वो दूर रहते थे जब मैं बाहर था, फिर मैं काम करने लगा, अब वो रिटायर हो गए हैं, मेरे पास आकर रहते हैं। महीनों हम बाहर घूमने जाते हैं, बैठकर बात करते हैं, फिल्म कौन सी अच्छी है, क्या टीवी पे अच्छा चल रहा है। आज भी हम अपने दिल की कोई बात नहीं करते। ये दूरियां बनी हुई हैं, और शायद इसलिए है कि हमारी फैमिली में पीछे से चला आ रहा है कि इस तरह की जो दिल की बातें होती हैं वो हम अपने परिवार वालों से नहीं करते। कुछ हद तक माँ से कर लेते थे, लेकिन पापा से नहीं करते, क्योंकि पापा तो हमेशा काम करते हैं, अपने काम में उलझे रहते हैं, उन्हें हमारी फीस भरनी है, सब कुछ करना है हमारे लिए, सिवाय हम उनसे बात कर सकें या वो हमसे बात कर सकें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़राब था या कुछ ऐसा था जो हम एक दूसरे से नाराज़गी थी हमारे बीच में। वो एक उम्र के एक दौर पर था जब हम सब रेबल होते हैं, उसके बाद गुजर गया। लेकिन वो दूरियां कभी पट नहीं पाई, वो आज भी दूरियां वैसे ही मौजूद हैं। अब फिर वही सवाल है कि क्या मेरे और मेरे बेटी के बीच भी रिश्ता ऐसा हो? ये सवाल बहुत परेशानी है। रवि, शायद मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ मैं कुछ, इसलिए मैं kind of take you to that direction. अनु के आंसू बह रहे हैं ये सुनकर। ये जब हम ये लिखने लगते हैं पर्सनल कहानियाँ, तो ये सवाल आता है, तुम क्यों कहना चाहती हो, क्यों छेड़ना चाहती हो ये पुरानी बातें, ये क्यों नहीं छोड़ देती हो, क्या मिलेगा? तुम्हारी लिखाई में भी हम तुम्हें टीवी पर भी देखते हैं, फेसबुक पर भी पढ़ते हैं, तुम्हारी किताब भी आई है, तुम्हारा ब्लॉग भी है, जिसके पास 1 घंटा है रोज़ ऑडियंस से कनेक्ट करने का, वो क्यों और कई तरह से कम्युनिकेट करने की उसमें क्यों बच जाता है? कुछ और कहानियाँ भी जो वो उस तरह नहीं कह पाते। या आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी राजेश खन्ना पर, लेकिन वो किताब के लिए फिर वो मटेरियल था, वो आपको लिखना ज़रूरी था। सो व्हाट इज़ इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू? वो कौन सी गांठ है शायद जिसको हम क्या है, वो जो 1 घंटा है ना, वो एक बारात है जिसमें जाने के लिए मैं कुछ अलग तरह का कपड़ा पहन के निकलता हूँ, अलग तरीके से लोगों से मिलता हूँ, एक ख़ास तरह का एथिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जितना वो बोले उतना दूसरा बोले। आप उसमें आप नहीं होते हैं, मतलब आप उन लोगों के लिए होते हैं पर अपने लिए नहीं होते हैं। इसीलिए आप फिर वहाँ से लौट कर, उसकी इतनी बेचैनी वहाँ बढ़ जाती है कि अगर आप कहें वहाँ पर इस तरह से जैसे आप हैं, तो फिर वो अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या आप उनकी तरफ हैं या इनकी तरफ है, कोई मेरी तरफ से मुझे नहीं देखेगा। ये सब वो मंच है कि मैं अलग अलग तरीके से कहता हूँ, जिसमें मेरा अपना होना एक तरह से वो पॉलिश्ड होता रहता है, खुद को कहते रहते हैं। और मुझे लगता है कहानी कोई कहता है या वो सुनाता इसलिए कि वो सिर्फ उससे लिबरेट नहीं होना चाहता है, बल्कि वो उस दुनिया में कोई अपने जैसा ढूंढ रहा हो। जब आप ये कहानी पढ़ती हैं मम्मा की डायरी, तो आप भूल जाती हैं कि किसने लिखा है। हमारे साथ एक ये होती है कि कई बार लगता है कि मैं उसको पढ़ूं जिसको मैं कभी मिला ना हूं जीवन में, लेकिन आप जिसको जानते हैं तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी ये किताब आपको आपकी कहानी में ले जाती है।
फिर आप इस किताब को छोड़ के अपनी दादी, चाची, मामी, नानी सबकी सूरतें घूमने लगती हैं। ये वो सब कहानी है। शायद इसके लिए कोई कहानी लिखता होगा या कोई कहानी इसलिए पढ़ता होगा कि हमारी जो ज़िंदगी है, क्या हम हैं उस कहानी में। चाहे वो कोई टर्की का लेखक हो, चाहे वो इंग्लैंड का लेखक हो, क्या वो हमारी ज़िंदगी है उस कहानी में, या जो उस कहानी में है क्या वो मेरी ज़िंदगी में है, या मैं अपनी ज़िंदगी से देखता जानता हूँ। तो एक तार हम सब खोज रहे हैं, और शायद इंसानी रिश्ते की तार को खोजना बहुत मुश्किल है। उससे कहीं आसान है कि फेसबुक या ट्विटर जैसा तार खोजें जिसको कमर्शलाइज किया जा सके या जिसको किसी तरीके से जोड़ा जा सके। मुझे लगता है कि इसीलिए लोगों को दूसरे की कहानी पढ़नी चाहिए, उसको पता चले कि उसकी जो कहानी है वो उसके जैसी है तो कैसी है, और क्या वो कभी वो अपनी कहानी से उस तरह से कभी निकल पाएगा या कह पाएगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी कहानी नहीं कह पाते। अगर 4 लोग कहानी ना लिखे तो वो लोग मर गए। इसलिए जो लोग अपनी कहानी नहीं कह पाते हैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए 2-4 लोगों को ये फितूर पालना पड़ता है अपनी कहानी कहने। ये बड़ा खतरा है, लेकिन ये उनके लिए, हम डॉक्टर हैं वैसे लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, जो अपनी बात नहीं कर पाते हैं, जो इतना आसान नहीं है सबके लिए लिख देना अपने पिता की स्मृतियों को लेकर। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर वर्ड तुमने बहुत इंटरेस्टिंग यूज किया, क्योंकि जो वर्ड मेरे पास बार बार मेरे जहन में आ रहा है वो है हीलिंग। हील, हम उन जो दर्द है या जो जख्म है, हम बार बार वहाँ जाते हैं वापस, क्योंकि हम कुछ हील करना चाहते हैं अपने अंदर, और उसी को हम कई तरह से कोशिश करते हैं। कभी कविता लिखकर, और कभी किसी और की कहानी सुना के, कभी अपनी सुना के, कभी अपडेट बनाकर, कभी ऐसे बना के, कभी ब्लॉग पोस्ट बना के। लेकिन what we are trying to do, is it better now? ये वाला माइक, ये ठीक है, वो माइक ठीक है। थोड़ा और नजदीक। I was saying कि एक रवीश ने वर्ड यूज़ किया डॉक्टर, और मेरे भी जहन में जो वर्ड आ रहा था वो था हीलिंग। कि समवेयर हम अपनी कहानी बार बार अलग अलग तरह से कहकर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। वो जो राइटर है वो भी वेट कर रहा है कि कोई आकर कहे कि हाँ ये मेरी भी कहानी है, उसी तरह जैसे रीडर वेट कर रहा है कि मैं कोई कहानी पढ़ूं जो मुझे लगे कि ये मेरी भी है। और इसीलिए व्हेन समबडी लाइक अनु राइट्स अ बुक जिसमें बहुत ही पर्सनल, अपने पापा, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी प्रेगनेंसी की डिटेल्स वो बताती है, तो हमें लगता है कि हमने अपनी कहानी सुन ली, पढ़ ली, हम भी किसी तरह से वैलिडेट होते हैं। इससे जुड़ा एक वाक़या है, क्योंकि किताब मैंने पढ़ ली, आप लोगों ने नहीं पढ़ी। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी वाइज, और बच्चों के पास साधन है कि जो चीज़ें उन्हें नहीं देखनी है वो देख सकते हैं। अनु मैं बात कर सकता हूँ चूँकि किताब में आ गया। और अनु ने एक चैप्टर में जिक्र किया है कि बच्चों ने आईपैड पे कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और अनु के लिए बहुत बड़ा झटका था। उससे ज़्यादा झटका एक रीडर के तौर पर मेरे लिए था, क्योंकि कल ये हो सकता है मेरे बच्चों के साथ, और इससे कैसे बचा जाए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अनु उसको लिखने में कामयाब हो पाई उस चैप्टर को, और सब खोल के लिखा है किस तरह वो वाक़या हुआ और कैसे उन्होंने उस वाक़े को संभाला। अनु किस तरह हो पाया वो चैप्टर, खासतौर से उस चैप्टर का नाम है कि जवाब जिनके नहीं वो सवाल होते हैं। यासिर को सबसे लास्ट में लिखा था मैंने चैप्टर, और लिखा था, रखा था, लिखा था, रखा था, मिटाया था। मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मुझे ये चैप्टर बाहर भेजना भी चाहिए या किसी और को पढ़ना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बात मुझसे मनीष ने भी बाद में कही कि कल को बच्चे बड़े होंगे और वो पढ़ेंगे, और तुम ये कर रही हो कि उनको एक्सपोज कर रही हो सबके सामने, दुनिया के सामने तुम ये कह रही हो। वो बच्चे थे, उन्होंने जो किया उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कल को जो बड़े होंगे शर्मिंदा होंगे इस बात पे, और उससे ज़्यादा शायद एक्सपोजर पे शर्मिंदा होंगे। उनको ये बात बुरी लगेगी कि तुमने पब्लिक स्पेस में डाल दिया उस बात को। लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद मुझे लगा कि ये एक घटना है जो मुझे शेयर करनी ही है, ये बांटनी ही है, ये सबको बताना ही है, क्योंकि ये वो बात है जो हम सब छुपाते रहते हैं, बात नहीं करते। मुझे लगता है एज पेरेंट
ऐसा वाक़या ना होता हो किसी के साथ नामुमकिन है। हम छोटे थे तो हमारे साथ हुआ था और अगर मैंने ख़ुद को फिर जब चैप्टर भेजने से पहले मैंने ख़ुद को समझाया और तसल्ली दी कि जब मैं ये बाहर भेज रही हूँ और लोगों के पास शेयर करने के लिए भेज रही हूँ तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि उन्हें हिम्मत दे रही हूँ कि ये बांटा जा सकता है, कहा जा सकता है, और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम या इस तरह का कोई वाक़या उनके साथ होता है तो उसका हल निकाला जा सकता है। उससे बच्चों को या पेरेंट को, खुद को या दूसरों को जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैंने कह दिया तो ये आपके लिए भी आसान हो सकता है कह लेना। तो जब मैंने ये सोचा तब लगा कि अब लिख सकती हूँ, अब भेज सकती हूँ, अब ये छप सकता है। Anu, do you want to read an excerpt from the book? क्योंकि हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। मैं उसी चैप्टर से पढ़ रही हूँ और ये प्लान्ड नहीं था, अचानक निकल आया है इसलिए पढ़ रही हूँ। ये भी सच है कि अपने बच्चों को हम एक हद तक ही सुरक्षा के घेरे में डाले रख सकते हैं, लेकिन उस सुरक्षा के उस घेरे से उन्हें बाहर भेजते हुए बेहतर तरीके से तैयार तो कर ही सकते हैं। बदकिस्मती से हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हैवानियत न उम्र देखती है न जगह। कई बार बच्चों को सबसे ज़्यादा उन लोगों से बचाना होता है जिन पर भरोसा न करने की कोई वजह हमारे पास नहीं होती। तो क्या इसका मतलब है कि हम बच्चों को सबसे नज़दीकी रिश्तों की गर्माहट से वंचित रखें? क्या दुनिया का हर चाचा, मौसा, मामा, ताऊ, बच्चों के आसपास का कोई पुरुष भरोसे के काबिल नहीं होता? इसका जवाब बच्चे हमसे बेहतर दे पाएंगे। ज़रूरत सिर्फ उनकी खामोशियों और उनका अनर्गल, उनके झूठ, उनके सच को सुनने और समझने की है। जिन सवालों से बचने की आदत है हमें, उन सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। तर्क की सीमाओं में कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। तर्क जहाँ नाकाम हो जाए, गल्प वहाँ काम आता है। एक और बड़ा सच ये है कि जिन सवालों के जवाब हम नहीं देते, उन सवालों के जवाब बच्चे कहीं और से ढूंढ लाते हैं। हम अज्ञात स्रोतों पर यकीन करना चाहते हैं या अपने तजुर्बों, अपनी समझ और अपनी परवरिश पर? ये तय हमें ही करना है। So now that the book is out, Anu, how do you feel? Do you feel liberated? Do you feel exhausted? Is it a mix of the two? As a journalist, we need to ask you, आपको कैसा लग रहा है? जब किताब निकल गई, मतलब नीला स्कार्फ से पहले मेरी किताब आई थी, और वो किताब मैंने जब आई तो मतलब फेसबुक पे शेयर किया, लोगों को भिजवाया, लोगों के लिए बुक किया, फ़ोन किया सबको, किताब खरीदो, किताब खरीदो, किताब खरीदो। पीछे पड़ गई, शायद यही वजह थी कि इतनी ज़्यादा प्री बुक हुई या इतनी बिकी। जब ये किताब चली गई प्रेस में तो मतलब मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं कहीं छुप जाऊँ, मैं कहीं दूर चली जाऊँ, मैं कहीं छुट्टी पे चली जाऊँ, मैं 1 महीने के लिए कहीं ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि क्या लिखा, क्यों लिखा। और अभी भी मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मत बात करो, मतलब सब चीज़ों पे बात करो, इस किताब पे बात मत करो। इस बुक लॉन्च के लिए भी नताशा को मतलब मुझे ठोक के और उसके बाद तैयार करना पड़ा था। तो मेरा अब हाउ एम आई फीलिंग? आई थिंक exhausted more than anything else, and right now all I want is, you know, the book is out there, I've said what I have to say. I don't want to do anything about it now. I hope you all read it and I hope you share your own stories and this becomes like a chain reaction where everybody shares their personal stories and we hopefully make our lives better, our families better, our societies better. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ कहना और सुनना नहीं है अपने बारे में। I have completely surrendered it to the audience, and it doesn't matter whether it becomes a bestseller, whether it sells, what kind of reaction. Although the reactions that I've been getting is overwhelming. आज विनीता दी सुबह यहाँ बैठी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जितनी बातें वो कहीं वो फ़ोन पे कह रही थी और मैं इधर रो रही थी। मतलब वो इस तरह के जो रिएक्शंस मिलते हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव डन माय जॉब। रवीश, आप कुछ कहना चाहिए?
मैं सजेशन देना चाहता हूँ, अब बच्चों की डायरी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों की कहानियाँ जो हैं वो बहुत बोरिंग हैं। किसी कहानी में सुसु पॉटी का जिक्र नहीं मिलता है, बिना सुसु पॉटी के कोई कहानी नहीं हो सकती है, कोई मज़ा नहीं है, कोई लिखने वाला वो लिखता नहीं है। तो अब बच्चों की कोई डायरी ऐसी आए जिसमें सुसु पॉटी को लेकर बहुत तरह की कहानियाँ हों, तो मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। और आप लोग ज़रूर, उन्होंने जैसा कहा कि आप लोग भी अपनी अपनी कहानियाँ लिखिए, सबके पास फेसबुक का स्पेस है, ज़रा हम भी देखें, पढ़ें इसके ज़रिए कि किसके घर में आप खुद एक ऐसी माँ रही हैं, आप खुद आपके बच्चे ने आपको किस तरह से देखा है, या परिवार के आपके संबंधों को। तो ये किताब एक तरह से अधूरी किताब है, इसे पढ़ने वाला हर तरह का पाठक अपने अपने तरीके से पूरी करेगा। तो बहुत बहुत बधाई अनु को इस किताब के लिए, मम्मा की डायरी के लिए। मेरा पसंदीदा सैडली कवर ज़्यादा है क्योंकि उस कवर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि दो बच्चे एक आईने जैसी किसी चीज़ को, हालांकि किसी पेंटिंग को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। बहुत ही टेलिंग कवर है, काफ़ी बात की जा सकती है, लेकिन ये अच्छी किताब है। सो आपको बधाई। फिलहाल मैं बंदरों की कहानी में उलझा हुआ हूँ। मेरी बेटी महीनों से बंदर की कहानी और रोज़ कहती है कि नई कहानी सुनाओ। तो अब मैं बंदरों का स्कूल खोल चुका हूँ, बंदरों का प्लेन लॉन्च कर चुका हूँ, बंदरों का पूरा एक देश लॉन्च कर चुका हूँ, एक बंदर आंटी है। अब वो भी सब पुराना हो गया, तो अब मैंने कई रंगों वाले बंदर लॉन्च किए हैं। एक ब्लू बंदर आ जाता है, एक येलो बंदर आता है। अब पता नहीं अब घर जाके अब कौन सा नया बंदर लॉन्च करना है। मेरे लिए ये एक नया रोज का संकट है। तो देखते हैं कि मैं इस तरह की कहानियों में ढूंढता रहता हूँ, कोई बंदर की कहानियाँ मिल जाए, तो वो कहानियाँ भी एक दिन आएंगी। पर अच्छा है कि ये मुझे लगता है कि जो माइग्रेशन हुआ है बिहार से या उत्तर प्रदेश के इलाकों से, उसने भी ये बहुत छूट दी है इन कहानियों को लिखना। उस रूट से अगर जड़ से नहीं कटे होते तो शायद हम उसकी तरफ इस तरह से आप उस ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि लिखने वाला एक आदमी का व्यू है। लेकिन जरा आप सोचिए, वो मौसी माई और रिया माई के जो औलादे हैं वो एक पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो इस किताब को क्या करेंगे। ठीक, तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। मतलब अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए तो मुझे तो लग रहा था कि ये किताब लेकर मैं अपने गांव में किसी के घर छोड़ा, फिर मैं देखूँ कोई लाठी लेके खोजता हुआ मिलेगा कि तुम लोग जाके सब यही सब लिख दे रहे हो, बता दे रहे हो। तो अच्छा है कि इस माइग्रेशन ने हम सबको बदला है और एक नई जिंदगी दी है, तो उसका शुक्रिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को माइग्रेशन करना चाहिए, और माइग्रेशन ही हर किसी का बर्थ राइट होना चाहिए कि वो करेगा और उसको दूसरी जगह मौका मिलेगा। जब तक आप माइग्रेट नहीं करते हैं आप लिबरेट नहीं हो सकते। थैंक यू रवीश, आपने बहुत शानदार समाप्त किया है। ऑडियंस में अनु के कई रीडर्स हैं। डज एनीबडी वांट टू शेयर समथिंग टुडे? जो सबसे पीछे आप पूछ लीजिए। अनु सिंह की ये किताब मम्मा की डायरी आई नो हर फॉर सम टाइम्स, और इस किताब का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ये किताब जिस समय डिलीवर हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त बहुत दूर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में थी, और मेरा इंडिया वापस लौट के आने की इकलौती अट्रैक्शन था कि वापस जाके अनु सिंह की किताब पढ़नी है। 24 घंटे का लगभग सफ़र था, उसके बाद जेट लैग एंड आई ओपन द बुक, और मैं लगातार एक सांस में किताब शुरू करके किताब ख़त्म करने के बीच और कोई काम नहीं करती हूँ, घर वालों को फ़ोन करके नहीं बताती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ, ससुराल फ़ोन करके नहीं बताती हूँ मैं पहुँच गई हूँ। बहुत सालों में एक सांस में शुरू से ख़त्म तक पढ़ने वाली किताब नहीं होती, डायरी होती है। ये इतनी सच्ची, इतने मन से निकली हुई किताब रख के पहले मन किया खूब रोए, उसके बाद फिर बोला नाना फ़ोन कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन करके कहा अनुदी गलत बात है, ऐसी किताबें नहीं लिखनी चाहिए। थैंक यू। कंटिन्यू द इंटरेक्शन ओवर टी। नवंबर 2004 की बात होगी, दिन भी मुझे याद है, 14 नवंबर। ये नहीं याद है कि फ़ोन मैंने किया या अनु ने किया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को बताया कि वी आर एंगेज्ड।
उसके बाद 3 साल 4 साल बीत गए। मैं और अनु जसीडी स्टेशन पे मिले। मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वापस आ रही थी। अनु शायद किसी शूट को करके वापस आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बताया कि हमारे ट्विन्स हैं, एक बेटा एक बेटी। थोड़े दिन मिले, फिर अपनी अपनी व्यस्तताओं में उलझ गए। हम दोनों ने उस वक्त नौकरी छोड़ी थी। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका की, अनु ने NDTV की। मिलते रहे, फिर उलझ गए। 7 साल बाद हम मिल रहे करीब करीब। हालांकि हम दोनों के घरों में 7 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। लेकिन मम्मा की डायरी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मैं अनु को देखे बिना, मिले बिना, उसे हक किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं कोरिलेट कर सकती हूँ अनु की इस किताब से, नहीं मुझे लगता है सारी माँ यही कहेंगी हम भी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे अनु ने ये किताब मेरे लिए लिखी है। थैंक यू वेरी मच अनु। थैंक यू। अब बाकी बातें हम लोग चाय पर। 1-2 सवाल पूछ लेने दीजिए, कोई अर्ज नहीं है। हेलो मैम, ऑथर मैम, मेरा नाम सुमन कुमार है। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और साहित्य से भी मेरा सरोकार रहा है और मैंने इस तरह की और भी रचना पढ़ी है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आप जब लिख रही थी किताब तो आपके सामने जैसे लगता था कि आपने आईना रखे हुआ है और उसको देखते हुए कभी पत्नी तो कभी बहन तो कभी मम्मा तो कभी बहू तो कभी बेटी की भूमिका में आप अपने को देखते हुए समाज में, और फिर इसमें आगे की चीज़ लिख रही थी, एडिट कर रही थी। तो जैसे 2 पीढ़ियों के बीच का जो अंतर है, आपके समय का आपका अपना बचपन और जो आपके बच्चे हैं उनका बचपन, तो उन दोनों में आप तुलना करते हुए और फ्लैशबैक में जाते हुए फिर आज के समय में लौटते हुए और फिर लेखिका की भूमिका में, जब आपके बीच जो कसम कसाहट थी किसी चीज़ के छूटने का और किसी चीज़ के पाने का बहुत, उसके बीच आप कैसे बैलेंस बना रही थी? ये किताब उसी बैलेंस बनाने की कोशिश का नतीजा है, या फेल हो जाना। बैलेंस का भी मुझे लगता है, बैलेंस मैं हमेशा ये कहती हूँ, बैलेंस सबसे बड़ा फार्स है। कभी बनता नहीं है। थैंक यू रवीश, थैंक यू यासिर, थैंक यू अनु फॉर राइटिंग द बुक। बाकियों को भी थैंक यू। हाँ, और ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। शैलेश आप सबको चाय पिला रहा है।